स्टार्ट करते हैं जैज़ के ऊपर जो है। इट इज़ फर्स्ट लेक्चर बाय टोनी मॉरिसन ने लिखा है जैज़। जैसे कि आपको मैसेज आ गया था कि आप इसको पढ़ लें, हाँ, नहीं तो साथ साथ अभी पढ़ लीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, बहुत कमाल की मैजिकल राइटर हैं टोनी मॉरिसन। बिलव्ड और जैज़ में मैंने बहुत सोचा कि आपको कौन सा पढ़ाया जाए। बिलव्ड जो है, द नॉवल बिलव्ड, पुलिट्जर प्राइज़ इनको मिल चुका है। वैसे तो नोबेल प्राइज़ टोनी मॉरिसन को हासिल है, तो इतनी अच्छी एक राइटर हैं। तो जैज़ जो है वो आज हम इसको, लेक्चर 1 है इसके ऊपर आपका। मैं साथ ये भी चाह रहा था कि आप ये स्क्रीन पे आप नज़र नज़र आ रही होगी आपको बुक जैज़ को। थोड़ा सा हम स्टार्ट लेते हैं इसके टेक्स्ट के साथ। दिस इज़ द ई बुक। अगर ये ई बुक किसी को चाहिए हो तो ये मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, और कोशिश करें कि आप अपनी, मेरे पास ये हार्ड फॉर्म में भी बुक है। ये बहुत खूबसूरत सा टाइटल है जैज़ का। इससे भी हम पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। थोड़ा सा टेक्स्ट भी हमें साथ देखना चाहिए, तो मैंने सॉफ्ट वाली बुक निकाली है ताकि आप टेक्स्ट आपको नज़र आ सके। ये देखिए कि जी बुक, यहाँ पे कुछ प्रेज ऑफ द बुक है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल वो ने क्या लिखा, द मार्वलस मॉरिसन इज परहैप्स द फाइनेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ आवर टाइम। इस तरह डिफरेंट, जैसे ग्लैमर ने क्या लिखा, डिफरेंट न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है उनका एक रिव्यू है। एज रिच इन थीम्स एंड पोएटिक इमेजेस एज अ पुलिट्जर प्राइज विनिंग बिलव्ड। बिलव्ड पे जैसे मैंने बताया ना, मैंने सोचा कि, बहुत सोचा कि बिलव्ड होना चाहिए कि नहीं। कि जैज़ होना चाहिए, लेकिन फाइनली फिर जैज़ पर मेरा ध्यान गया कि इसको पढ़ते हैं। सो कॉस्मोपॉलिटन क्या कहते हैं, शी इज़ द बेस्ट राइटर इन अमेरिका, जैज़ फॉर श्योर, बट आल्सो मोजार्ट। काफ़ी मास्टरपीस, अ सेंसुअस हॉन्टिंग स्टोरी ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ पैशन, मेस्मराइजिंग। देखें ये कितनी तारीफ है। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है, लिरिकली ब्रूडिंग, वन एक्सेप्ट्स द कैरेक्टर्स ऑफ द जैज एज जनरलाइज्ड फिगर्स मूविंग रिदमिकली इन द नरेटर्स माइंड। और जैज़ आपको पता है म्यूज़िक का नाम है, जैज़, ब्लूज़। ये अफ्रीकन अमेरिकन जो है, इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है अगर अमेरिका के बारे में हम पढ़ रहे हों। तो अमेरिकन, जो अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के लोग हैं, जो ब्लैक कलर के, जिनका आप कहते हैं नीग्रो पीपल जो हैं, उनके बारे में भी हमें जानने का मौका मिलेगा। वो कैसे सोचते थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये नॉवल के ओरिजिनल पेजेस को हम देख रहे हैं, और ये यहाँ पे देखिएगा, अदर आल्सो बाय टोनी मॉरिसन। जैज़ तो हमने लिया है, अदर जो फिक्शन लिखा है, काफ़ी प्रोलिफिक राइटर हैं। प्रोलिफिक राइटर आर दोज राइटर्स हु राइट्स एक्सटेंसिवली, यू कैन से abundantly, लिखते ही चले जाते हैं, कमाल का लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इन लेटेस्ट इनका नॉवल है लव, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी जब मैंने बुक मंगवाई है जैज़ की, तो रीडिंग्स पे ये अवेलेबल था। लव, पैराडाइज, बिलव्ड, टा बेबी, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सूला, द ब्लूएस्ट आई। ये शायद इनका पहला नॉवल था, द ब्लूएस्ट आई। इसके अलावा भी हैं, यहाँ सारे नहीं मेंशन हो रहे, इनके और नॉवेल्स भी। नॉन फिक्शन भी इन्होंने लिखा है, द डांसिंग माइंड, प्लेइंग इन द डार्क, और वाइटनेस एंड द लिटरेरी इमेजिनेशन। और भी इनका वर्क है। एक नॉन फिक्शन वर्क मेरे पास भी है। शायद वो बुक कभी सामने नहीं है, तो नाम नहीं ध्यान में आ रहा। So Toni Morrison Jazz. So is Toni Morrison is Robert F. Cohen Professor of the Humanities. टीचर हैं टोनी मॉरिसन भी, एक प्रोफेसर हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, एमरेटस एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। अमेरिका की काफ़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज में आती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। शी हैज़ रिसीव्ड द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड एंड द पुलिट्जर प्राइज। ये भी दोनों बड़े प्राइजेज हैं।
In 1993 she was awarded the Nobel Prize in Literature. ये सबसे बड़ा जो इनाम है किसी भी बंदे के लिए आजकल, वो है नोबेल प्राइज. So she got in 1993 she was awarded the Nobel Prize. Do you know कि in पाकिस्तान कितने लोगों ने नोबेल प्राइज लिया है? उस पर आप सोचिएगा ज़रा. शायद लिटरेचर में किसने लिया है या किसी ने भी नहीं लिया. तो यह मुझे मैसेज करके बता सकते हैं. ब्रेक में मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा अगर आपको आता है. तो इनको नोबेल प्राइज मिला है. कोई ड्रीम हो सकता है किसी आथर का, इसका मतलब इनमें कोई खास बात है. और हमने जो पिछले राइटर पढ़े थे फिक्शन के हवाले से, वो हेमिंगवे हैं, उनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है. तो कितने बड़े बड़े आथर आप पढ़ रहे हैं. अगर आप इनको नहीं पढ़ सकते तो फिर आप क्या पढ़ेंगे. इंटेंशनली यहाँ कुछ ब्लैंक पेज था और ये पे आ गया जी जैज. जैज क्या है, इसका नॉवल के साथ क्या ताल्लुक है. आखिर एक म्यूजिक है तो नॉवल के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी फिर आपको असाइनमेंट भी मिलेगी तभी आप सीखेंगे. फिर और नीचे जाते हैं जी. नहीं, ज़्यादा हम नीचे आ गए हैं. तो यहाँ एक और चीज़ है ऊपर जो मिस हो रही है. मेरा लैपटॉप इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं होता. क्या करूँ, नया लैपटॉप लेना है, ये बहुत लेज़ी वर्क करता है. अच्छा, इसको हमने देख लिया है, हम नीचे चलते हैं. हाँ ठीक है. ओके जी, जैज के, इसका टाइटल पेज आपको नज़र आ रहा है जी. जैज अ नोवेल बाय टोनी मॉरिसन. विंटेज इंटरनेशनल ने इसको पब्लिश किया. ये मेरे पास जो बुक है, पर्सनली मेरे पास जो बुक, हाँ ये भी विंटेज वालों की है. मेरे हाथ में जो बुक है ये भी है. तो ये दिखाना तो चाहता हूँ लेकिन चले रहने देते हैं, फिर कभी सही. उसके बाद ये कॉपीराइट का पेज आ रहा है जी. टोनी मॉरिसन के पास हैं इसके राइट्स और इन्होंने डेडिकेट किया है फॉर R.W. एंड जॉर्ज को. उसके बाद ये एक और नॉवल के बारे में, समटाइम ऑथर कोई पोइट्री सेलेक्ट करते हैं, अक्सर ही ऐसा होता है, जो उसके मेन थीम के साथ, मेन आइडिया के साथ बहुत क्लोज होता है ये. तो इन्होंने देखें कौन सी पोएम ली है. I am the name of the sound and the sound of the name. I am the sound of the letter and the designation of the division. Thunder, perfect mind. The Nag Hammadi. So Nag Hammadi जो है, Nag Hammadi या Nag Hammadi और Naj Hammadi भी कह सकते हैं. This is Egyptian city basically. तो इसको जानने के लिए कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, नॉवल के स्टार्ट करने से भी पहले पहले एक नॉवल के बारे में ये क्या मैसेज है, तो इसके ऊपर यकीनन जो है वो मैंने देखा, ये मैं आपके सामने शेयर करता हूँ. द थंडर परफेक्ट माइंड. दिस, व्हाट इज दिस? ओके, दिस मिस्टीरियस पोएम, बड़ी एक मिस्टीरियस सी पोएम है द थंडर परफेक्ट माइंड. और ये सिर्फ 4 लाइनें नहीं है जो नॉवलिस्ट ने दी हैं, ये काफ़ी लेंथी पोएम है. मैं आपको पहले पोएम दिखा देता हूँ. ये देखिए जी, ये पोएम है द थंडर परफेक्ट माइंड. इसको ट्रांसलेट किया गया, लेकिन इसका ऑथर कौन है अभी बताते हैं आपको. तो ये देखें, ये इतनी लेंथी पोएम है, आप खुद भी गूगल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी. दैट डजंट मैटर. ये देखें जी, ये पोएम है. हम इतनी नहीं जाएंगे कि सारी पोएम नहीं पढ़ेंगे, बस इसका ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं. आखिर ये क्या चीज़ है, इतना तो जानना चाहिए ना. जब आप बुक पढ़ रहे हो तो एक एक बात का पता होना चाहिए. दिस मिस्टीरियस पोएम, पोएम मिस्टीरियस है, इसमें कोई शौक नहीं है. अभी मैंने 4 लाइनें पढ़ी, मुझे कोई समझ नहीं आई कि ये आखिर क्या लिखा क्या हुआ है, ये व्हाट इट मीन्स. ये मेरे हाथ में जो कॉपी है, चलिए मैं कहते हैं तो यहाँ से फिर उसको देख लेता हूँ, वहाँ से क्या वापस जाएंगे.
I am the name of the sound and the sound of the name. I am the sign of the latter and the designation of the division. अच्छा, यहाँ एंड पूरा है, वहाँ ये ई बुक में शायद कोई मिस्टेक हो गई है, ए वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये मेरे पास बुक है वहाँ एंड कंप्लीट लिखा हुआ है. Okay, this mysterious poem discovered among the Gnostic manuscript at Nag Hammadi is narrated by the female divine revealer. So, इस poem का नाम है Thunder Perfect Mind. Is a marvelous strange poem. Strange है, marvelous है, कोई शक भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं चल रहा था. It speaks in the voice of the feminine divine power, but one that unites all opposites. इस पोएम की खास बात ये है कि एक तो ये नाग हमाडी प्लेस से मिली है. नाग हमाडी इज, या नाज हमारी भी इसको हम कह सकते हैं. ये जो है ना, ये जगह ये इजिप्ट में है, ठीक है, मिस्र के पास, कैरो के पास कुछ फासले के ऊपर कुछ. हाँ, आपको पता है मिस्र बड़ी कदीम तहजीबें वहाँ पे रही हैं और जेर ज़मीन अभी भी बहुत कुछ मिल रहा है. तो ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी, उसके अंदर ये पोएम है. दिस पोएम डेफिनेटली ये कोई किस किस्म की पोएम है जिसमें एक डिवाइन पावर बात कर रही है, एक डिवाइन पावर, बट दैट इज अ फीमेल डिवाइन पावर. फीमेल गॉडेस हैं या गॉड हैं, हाउएवर वो फीमेल है, which unites all opposites, and that one that is not only speaking in women but also in all people, one that speaks not only in citizens but aliens. It says in the poor and in the rich. It is a poem which sees the radiance of the divine in all aspects of the human life, from the sordidness of the slums of the Cairo or the Alexandria as they would have been, to the people of the great wealth, from men to women to slaves. In that poem, the divine appears in every and the most unexpected forms. Thunder Perfect Mind may have been written in Egypt. It's probably written by somebody who knows the tradition of Isis. Isis जो पुराना रिलीजन था इनका, Egyptian जो religion है, knows the tradition of the Jews. It shows that the movement grew up in the world in which Jewish, Egyptian, Greek, Roman tradition are mingled and mixed and well known to the many sophisticated people. बिल्कुल ये पोएम एक ऐसी जगह की तख्लीक लिखती है जहाँ पे ज्यूइश पीपल भी रहते थे, इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, अलेक्जेंड्रिया जैसे कैसी प्लेस हो सकती है. All you had to do is travel around a city like Karnak and you saw all these images and these various religions and these various cultures mixing. तो ये पोएम है, हम इस पोएम को नहीं पढ़ रहे, जस्ट इसका एक बैकग्राउंड देख रहे थे कि ये पोएम कहाँ से आई आखिर. तो वापस चलते हैं हम नॉवल के पेज की तरफ. ये देखें, हमने एक जगह पे देखा कि नॉवेल्स के स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले एक पेज के ऊपर this message is given by this is the selection of the author. फूड फॉर थॉट है हमारे लिए. नॉवेल स्टार्ट करने से पहले ये क्या बात है, तो क्यों ऐसा मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन शेयर नहीं है. तो ये स्क्रीन शेयर दोबारा से मैं कर देता हूँ. ओके, ये जो हमने नॉवेल स्टार्ट किया और नॉवेल के बिल्कुल स्टार्ट करने के साथ ही हमें कि ये पेज नजर आता है. And it is I am the name of the sound and the sound of the name and I am the sign of the letter and यहाँ पे and complete है, यहाँ misprint आया हुआ है. मेरे पास जो बुक है ना वो and पूरा लिखा हुआ है. And the designation of the division, Thunder the Perfect Mind, this is the name of the poem and this is the place, the Nag Hammadi is the place where this poem was discovered. ठीक है, जमीन के अंदर से पत्थरों पे लिखी हुई मिली है. ठीक है, कागज पे तो नहीं, इतनी देर वो रह सकती थी, कई हजारों सालों से दबी होगी, जिसमें एक फीमेल वॉइस है, गॉडेस है, who speaks and talks about to unite all the things, and वो जो बाइनरी है उसके खिलाफ बात करती है कि मैं हर चीज में हूँ, तो इस तरह की बात करती है. तो हम इसको नॉवेल पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका कोई ताल्लुक है कि नहीं और आखिर ऑथर ने इसे क्यों सेलेक्ट किया.
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फॉरवर्ड नजर आता है। फॉरवर्ड, ये वो पेश लफ्ज जिसे कहते हैं, फॉरवर्ड इज रिटन बाय द ऑथर। एंड अगर आप फॉरवर्ड को देखें तो ये क्या लिखा है जी, शी स्टूड देयर लिकिंग स्नोफ्लेक्स फ्रॉम हर टॉप लिप, हर बॉडी शेकिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट द लेफ्ट हैंड विच हेल्ड द नाइफ। अब यहाँ पे एक सीन देखें, एंड इस फॉरवर्ड के अंदर एक्चुअली बताया है टोनी मॉरिसन ने कि मैंने नॉवल का आइडिया कैसे लिया। अगर आप इसको पढ़ें, आप, उम्मीद है जो अच्छे बच्चे हैं इसको पढ़ेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये नॉवल का आइडिया कैसे लिया गया और ये कौन से स्टोरी थी, कौन सा सीन था, कैसे नॉवलिस्ट जो है उन्होंने नॉवल को कॉन्सेप्ट दिया या इंसेप्ट किया नॉवल को, और फिर इस आइडिया को कैसे डेवलप किया। तो ये फॉरवर्ड आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी लेंथी है तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। जैस, अभी हमने नॉवल स्टार्ट नहीं किया, डोंट वरी, ये जस्ट नॉवल के बाहर जो लिखा है, जो स्टाइल है, जो अभी इसका जो बिल्कुल टाइटल पेज है, खैर अगर वो यहाँ पे नहीं दिया गया, वो मेरे पास जो आ रहा है उसके ऊपर एक केज भी, बर्ड केज भी बना हुआ है विद ओपन डोर एंड हैविंग नो बर्ड, ओके, और ऊपर जैज लिखा हुआ है। उसकी भी एक अहमियत है यकीनन। ओके, फॉरवर्ड फिर आ गए तो ये हम आगे बढ़ते हैं, नॉवल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें जी, ये जैज आ गया, दोबारा से उन्होंने लिख दिया इसको, फॉरवर्ड के बाद भी कुछ एम्प्टी पेजेस हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द नॉवल, जहाँ पे एक एस, बड़ा सा एस है, सेथ, आई नो दैट वुमन। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो कि टाइम का इशू आ रहा है। सेथ, आई नो दैट वुमन। नॉवल कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ऑथर ने खुद को लिखा है, और स्टार्ट के कुछ पेजेस में तो ऐसा लगता है समरी लिखी हुई है, कुछ बैकग्राउंड के वाकयात पहले ही बता देती है सारे। लेकिन इसका अननोन एक नरेटर है, देखिए सर, आई नो दैट वुमन, वो किसी फीमेल को देखता है, देखती है शायद। She said, I know that woman. She used to live with a flock of birds on Lennox Avenue. This is street. Know her husband too. He fell for an 18-year-old girl with one of those deep down spooky loves that made him so sad and unhappy. He shot her just to keep the feeling going. When the woman, her name is Violet, went to the funeral to see the girl and to cut her dead face, they threw her to the floor and out of the church. She ran then through all that snow. When she got back to her apartment, she took the birds from their cage and set them out of the window to freeze or fly, including the parrot that said, I love you. ओके, ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द नॉवल। कितनी सारी बातें इसके अंदर, एकदम से ऑथर ने टू मच इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने रख दी। यकीनन अब हम जाते हैं लेक्चर की तरफ, ताकि आपको ये बातें समझ भी आए कि आखिर हो क्या रहा है। सो लेक्चर 1, जैज, टोनी मॉरिसन। सेक्शन 1 क्या होता है, अभी जो कुछ लाइनें पढ़ी है मैंने, उसकी डिटेल भी है। द नरेटर टेल्स अस दैट शी नोज दैट वुमन। नाउ हाउ नॉवल स्टार्ट्स, there is a narrator and she tells that woman as though Violet is walking along the street before us. बिल्कुल जैसे कि हमारे सामने वो जा रही हो। तो वो क्या कहती है, नरेटर जो कहानी सुना रही है इसके अंदर, वो कहती है आई नो दैट वुमन, और उनका नाम है वायलेट। The narrator also knows her husband and goes on to give an encapsulated summary of the couple's tale, कि what happened। फौरन से हमारे पास एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समरी वो हमें दे देती है फौरन से। द हस्बैंड फेल इन लव, जो वायलेट का हस्बैंड है, क्या हुआ, क्या आखिर क्या हुआ है अभी अभी, जिससे नरेटर जो है वो खुद एक सरप्राइजिंग एक इंसिडेंट हुआ है। अब उसके पीछे क्या हुआ। द हस्बैंड फेल इन लव विद एन 18 years old गर्ल, इसके हस्बैंड एक 18 साल की लड़की पे फिदा हो गए। वेंट मैड, और मोहब्बत में पागल हो गए किसी हद तक। एंड विद
विद दिस लव फॉर हर एंड देन शॉट हर, और उसे मार भी डाला, गोली मार के मार दिया उस बेचारी को। वायलेट अपीयर्ड एट द यंग गर्ल्स फ्यूनरल, अब उस लड़की का जो फ्यूनरल हो रहा था चर्च में, जब आखिरी रसूमात उसके अदा हो रही थी, वायलेट वहां पे, जो वायलेट वाइफ है जो की, जो मेन कैरेक्टर जिन्होंने मारा उस लड़की को, उनकी वाइफ जो है वायलेट, और वो वायलेंट भी हैं, गुस्से में पागल हैं, और उस लड़की से उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ज़ाहिर प्रॉब्लम है क्योंकि उनके हस्बैंड को लव था तो उसको प्रॉब्लम तो होगी। एंड स्लैश द फेस ऑफ द डेड बॉडी, इतना गुस्सा है, वायलेट वायलेंट है, स्लैश द फेस ऑफ द डेड बॉडी, डेड बॉडी है, उसको चाकू मारती है उसके मुंह के ऊपर एंड स्लैश कर देती है विद अ नाइफ बिफोर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द चर्च। ऑब्वियसली बाद में उसे लोग रोकते हैं और चर्च से बाहर फेंकते हैं उसको कि ये तुमने क्या किया। डेड बॉडी के साथ कोई ऐसे करता है? इतना गुस्सा कि कोई मर गया है तभी भी गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। नो वन एवर प्रोसिक्यूटेड वायलेट्स हस्बैंड जो ट्रेस, तो यहाँ में पता चलता है उनके हस्बैंड का नाम है जो ट्रेस, जो उस लड़की के लवर थे। अब लड़की का नाम अभी हमें नहीं पता। सो फॉर शूटिंग इज यंग लवर, तो किसी ने प्रोसिक्यूट नहीं किया वायलेट के हस्बैंड को, जो ट्रेस को। प्रोसिक्यूट करते हैं फॉलो करना, केस करना, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका कोई है ही नहीं, उस लड़की के माँ बाप तो मर चुके हैं, एक ही रिलेटिव है उनकी, और वो इतनी, उसने क्यों नहीं किया कि गर्ल्स आंट, तो हमारे पास गर्ल की जो एक ही आंट हैं जो की है। स्पीकर किसका ऑन है भाई? हमें डिस्टर्ब किया है, आप करेगी तो हम इसे डिस्टर्ब कर देंगे। सो नो वन प्रोसिक्यूट, व्हाई? बिकॉज द गर्ल्स आंट, उस लड़की की सिर्फ एक आंट है जो अलाइव है, माँ बाप की डेथ हो चुकी है। न्यू दैट हायरिंग कॉप्स वाज नॉट वर्थ इट बिकॉज जो क्राइड एवरी डे इन ग्रीफ एंड वाज ऑलरेडी रिपेंटेंट। तो ये रीजन है उसका। एक तो वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, सीधी बात तो ये बहुत गरीब किस्म की कम्युनिटी है, ये आपको पहले ही बता दें। जिल्लतों के मारे लोग हैं, जैसे एक नॉवल है ना, जिल्लतों के मारे लोग, दोस्तोयेव्स्की की ट्रांसलेशन की बात करूं तो ये भी बेचारे जिल्लतों के मारे लोग हैं। आर्ट क्यों नहीं केस करती है? बिकॉज शी इज पुअर। एंड सेकंड थिंग वो समझती है कि हायरिंग कॉप्स जो हैं, कॉप्स ज़्यादातर वाइट हैं और ये ब्लैक कम्युनिटी है, तो कोई हेल्प नहीं करेंगे इनकी। और दूसरी बात ये है कि सबसे अहम बात बल्कि ये भी है, जो क्राइड एवरी डे इन ग्रीफ एंड वाज ऑलरेडी रिपेंटेंट, और दिन रात वो जो तो रोता ही रहता है। जब से उसने उस लड़की को मारा है, जो तो पागल ही हो गया है। खैर पहले भी मोहब्बत में पागल था, अब वैसे ही होश खो बैठा है। उसके इस पागलपन को आगे हम देखेंगे। वायलेट वाज द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन एट द मीटिंग ऑफ द लोकल वुमेन्स क्लब, बट द लेडीज डिसाइडेड अगेंस्ट गिविंग हर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो लोकल लेडीज का जो क्लब है वो लोग खवातीन की मदद करती हैं, लेकिन ये डिस्कस होता है कि वायलेट की कोई हेल्प की जाए, लेकिन उनको कुछ और इम्पोर्टेंट भी काम है, और दे डिसाइडेड अगेंस्ट हर फाइनेंशियल हेल्प। क्यों? बिकॉज द सीन शी काज एट द फ्यूनरल, फ्यूनरल पे क्या किया आपको भी पता ही है, तो ये कोई डिसेंट एक्ट नहीं था। एटलीस्ट जब मर जाए बंदा तो उसकी तो कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। अब मरने के बाद भी इसका गुस्सा नहीं थम रहा था, तो लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, इमोरल एक्ट था। Furthermore, she had gone on to get herself a boyfriend in an attempt to get revenge for her husband affair, but this tactic did not seem to work. अब ये एक और काम करती है वायलेट जो है, जो की वाइफ जो है वायलेट है, और वायलेट को भी अब काफी प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बन गई है, और वो अब रिवेंज लेना चाहती है अपने हस्बैंड से कि उसके हस्बैंड ने क्यों आखिर एक 18 साल की एक लड़की के साथ लव किया। और ये ध्यान में रखें कि जो और वायलेट जो है ना वो 50 ईयर्स के राउंड अबाउट है।
तो उसको फिर वाइफ वो रिवेंज लेना चाहती है, तो सोचती है शी हैड गॉन टू हर गेट हरसेल्फ अ बॉयफ्रेंड, कि मैं भी अपना एक बॉयफ्रेंड रखती हूँ और उसे घर में भी लाऊंगी ताकि मेरा हस्बैंड जले और इसको भी पता चले कि आखिर ये क्या होता है, ये जो पेन है मुझे, तो ये उसे भी तो मिलना चाहिए ना। तो वो सोचती है कि मैं अपना एक बॉयफ्रेंड रख लेती हूँ और रिवेंज लेती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। बट अब चूंकि हम समरी पढ़ रहे हैं, हम नॉवल में ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं, बट इट डिड नॉट सीम टू वर्क बेसिकली। असर ही नहीं होता, जो ट्रेस पे कोई असर नहीं होता। वो बॉयफ्रेंड भी रखती है, उसे घर भी लाती है, उसके सामने बातें करती है बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन किसे परवाह है भाई। जो का तो ब्रेन वर्क ही नहीं कर रहा, उसका तो सर्किट शॉर्ट है ना। जो sat around the house listless and sullen, so Violet tried instead to regain his love. जब जो पे असर नहीं पड़ता तो सो वायलेट डिसाइड इन अनदर टैक्टिक, कि दोबारा से इसको लव किया जाए। दोबारा से जो वायलेट ट्राई करती है कि रीगेन करने की कोशिश करती है द लव ऑफ जो डेड हो गया है, उसको फिर जगाया जाए। However, she could not break through their embittered silence. और जब से उसने जाके उसको मार दिया था अपनी गर्लफ्रेंड को, तो तब से वो बिल्कुल एक साइलेंट हो चुका है, साइलेंट है, म्यूट है, कुछ नहीं बोल रहा। फाइनली वायलेट डिसाइड्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट हर हस्बैंड्स डेड लवर। अब वो एक तीसरा तरीका सोचती है। फाइनली क्या सोचती है वायलेट, पहले क्या करती है कि स्लैश कर देती है उस लड़की के चेहरे को, फिर घर आगे रिवेंज लेने का सोचती है, तो बॉयफ्रेंड रखती है तो कोई असर नहीं पड़ता। उसको वापस जीतने की फिर कोशिश करती है तो भी नहीं इफेक्टिव होती कोई। तो तीसरा तरीका सोचती है कि मुझे आखिर वो थी क्या चीज़, वो जानना चाहती है। डेड डेड लवर जो थी, आखिर उसमें क्या खास बात थी, पता तो किया जाए। सो शी हॉन्ट्स द यंग गर्ल्स स्कूल, asking her teachers about their former student, and learns to imitate the girl's favorite dance moves. उसका पता करती है, स्कूल से पता करती है, इर्द गिर्द से, हर जगह से, और इवन वो जहाँ पे डांस सीखती थी, और ये भी उसके डांस के मूव्स भी करती है। कितनी स्ट्रेंज साइकोलॉजिकल सिचुएशन है ना। शी इवन गेट्स हर हैंड्स ऑन द फोटो ऑफ द गर्ल। अब होता क्या है कि इसकी रसाई उसके घर तक हो जाती है, उसकी आंट को जाके मिलती है, और उसकी आंट पहले तो उसे अंदर नहीं आने देती, डिटेल में जब आप पढ़ेंगे नॉवल। ग्रेजुअली वो कहती है चलो आ जाओ, और फिर उसके बारे में बात होती है, उस लड़की के बारे में जिसका नाम है डॉर्कस। ये आगे यहाँ पे पहली बार उसका नाम आ गया आपके सामने एटलीस्ट। तो वो उसे एक फोटो देती है उसका। So she even get her hands on the photo of the girl Violet, and her husband often stare at the photo in the silent bewilderment. अब होता क्या है, वो घर फोटो लाती है, वो तो देखती है फोटो को, उसका जो हस्बैंड है वो भी बस उसको स्टेयर करते रहते हैं फोटो को। और इवन बहुत ही दिलचस्प सीन तो बुक में ये है कि रात को जब ये सोते हैं तो बेचैन किस्म की नींद आती है। दोनों अलग अलग दुनियाओं में खो चुके हैं, वायलेट और उसका हस्बैंड जो है। अब कभी तो वायलेट उठती है रात को सोते सोते में, और उठ के तो ड्राइंग रूम में आती है और फिर डॉर्कस की तस्वीर को देखती रहती है, और फिर जाके सो जाती है, तस्वीर रख देती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसके हस्बैंड को होश आ जाता है, वो उठता है और फिर आके तस्वीर को देखता है, तस्वीर को देखते रहता है, फिर जाके सो जाता है। फिर वायलेट उठ के आती है, देखती है। तो हर रात बस ऐसा ही एक ड्राउना किस्म का एक सीन चलता रहता है, या हैरान कौन। Violets attacked Dorcas corpse on the third day of the January 1926. What happened then? 1926 है ये, तो उस टाइम ऑफ अमेरिका को भी हमने जेहन में रखना है कल को, ठीक है। That year was cold and snowy. जनवरी है, आपको पता है आजकल भी जनवरी है, बिल्कुल ठीक है, यही वाला सीजन है। 8 years after the 1919 armistice that sent so many victorious soldiers home. ये 8 साल ज़ाहिर उसको गुजर चुके हैं आर्मिस्टिस को। आर्मिस्टिस जंग बंदी को कहते हैं। 1999 में जब वर्ल्ड वार एंड हो गई थी, सो मैनी विक्टोरियस सोल्जर जो है वापस आ चुके थे। ये उसके 8 साल के बाद 1926 में
वायलेट ने अटैक किया डॉर्कस की लाश के ऊपर। Women in the neighborhood of the Violet Lennox Avenue apartment check on their friends to see if everyone has adequate supplies, and they send their husband to search for open stores and a long list for the kerosene, soap, and other provisions. During nights that winter, Violet and the Joe wake up in the turns to go to the living room and stare at the photo of the Joe's dead lover, Dorcas. अच्छा, ये मैंने आपको पहले बता दिया. This is now comes. नाइट में क्या होता है, विंटर नाइट्स के अंदर वायलेट एंड जो वेक अप इन द टर्न्स, बारी बारी उठते हैं एंड गो टू द लिविंग रूम एंड स्टेयर एट द फोटो ऑफ द जोज डेड लवर डॉर्कस। वो जो तस्वीर लाई थी ना उसको देखते रहते हैं। वायलेट इज ए हेयर ड्रेसर। अब पता आपको ये चलना चाहिए आखिर वायलेट कौन है। ये एक हेयर ड्रेसर है, एक पर्सनल एक प्राइवेट पार्लर है इसका अपना। सो वाइल जो मोप्स अराउंड द हाउस एंड मिसिंग वर्क डेज, she goes to the homes of the neighborhood women to make some money. जो तो कोई काम कर रही ना, he mops around the house, बस इधर उधर मारा मारा फिरता रहता है। और जो पहले कॉस्मेटिक्स बेचा करता था, कॉस्मेटिक्स जो होती है ना, ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स, इनको बेचा करता था। तभी तो डॉर्कस से इसकी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, आगे हम देखेंगे। और अभी तो जो किसी खाते जोगा नहीं रहा है, दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। वैसे तो वायलेट का भी ठीक नहीं है, लेकिन वायलेट का इतना ज़रूर ठीक है कि उसे एहसास है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए टू मेक सम मनी। घर कैसे चलेगा, किराया भी तो देना है, किराए का मकान है भाई। She becomes increasingly obsessed with the idea of the Dorcas and has imagined conversation with the young girl. अब यहाँ इसकी साइकोलॉजिकल हालत आप देख सकते हैं। Obsessed with the idea of the Dorcas. और समटाइम तो क्या होता है, she imagined the conversation with the young girl, filling her day with hair appointments and the household chores. Violet seeks to stave off her sadness. Even before the incident with Dorcas, Violet has had a history of bizarre public behavior. पहले भी कोई इतनी अच्छी ज़हनी हालत तो नहीं हुआ करती थी, बिजार पब्लिक बिहेवियर था उसका, लेकिन इस वाक़े के बाद तो वो ज़्यादा ही अपसेट है। वैसे तो मैंने जैसे पहले बताया कि ज़िल्लतों के मारे लोग हैं ये, ऑलरेडी सारी कम्युनिटी ऐसी ही है कुछ। One day she sat herself in the middle of the street. अब उसका एक bizarre public behavior देखिएगा। एक दिन क्या करती है, she sat in the middle of the street and would not budge until some bystanders helped her to nearby stool. सड़क के दरमियान बैठ जाती है ताकि बेचारे कुछ लोग आते उठाते हैं और साथ वाली जगह पे ले जाते हैं, उसे बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं। Another time she walked off with an infant whom she was asked to watch for a moment. तो इस तरह का मेंटल कंडीशन से गुजर रही है वायलेट। When she was younger, she was snappy and confident, but over the years she found herself slipping into a quiet sadness, except for the times when her wayward mouth led her to speak nonsense. Joe is first annoyed. जो है कभी कभी सोचता है जब अपनी बीवी के बारे में कि इसको क्या हो गया, साथ साथ चलो मुझे तो मोहब्बत है और मैं मोहब्बत में पागल हो गया हूँ। What happened, Violet? तो पहले तो उसे गुस्सा आता है इसकी इस तरह की हरकतों से, and then depressed by the change in his wife. The novel is made up of the 10 sections. यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर की बात भी कर लें, ये 10 सेक्शन में नॉवल डिवाइडेड है, बट हैव नो नंबर डिवीजन। अ चैप्टर हेडिंग, बट कोई चैप्टर हेडिंग नहीं है, कोई नंबर नहीं दिए गए, जस्ट 10 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। Each other with unequal lengths and pick up the story at unexpected places in the narrative track. इस जो नैरेटिव है, अब ये जो मेन इंसिडेंट है, इसके राउंड अबाउट सारी स्टोरी बार बार आगे पीछे होएगी। ओके, तो ये जो व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वाज द बेसिक स्टोरी, इसको बार बार हम रिपीट करेंगे। द होल फर्स्ट चैप्टर फोकसेस ऑन व्हाट हैपेंड विद द वायलेट इन द मंथ्स आफ्टर शी स्लैश्ड डॉर्कस फेस एंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स मोर जनरली ऑन लिविंग इन न्यूयॉर्क एंड व्हाट इट इज लाइक टू बी ए वुमन। न्यूयॉर्क खास तौर पे जो नई बस्ती इन्होंने हार्लम आबाद की है, ठीक है, जो ब्लैक पीपल की है, माइग्रेटेड हैं। 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट के साथ ही माइग्रेशन स्टार्ट हुई थी एक, इसमें बहुत से लोग
नॉर्थ स्टेट्स की तरफ आए थे साउथ स्टेट्स से। तो नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट्स में क्या झगड़ा था, ये विटमन की पोइट्री में भी आप एक जगह पे देखते हैं, इब्राहिम लिंकन को कत्ल कर दिया जाता है, और इब्राहिम लिंकन ने क्या रोल प्ले किया। नॉर्थ और साउथ में जो स्लेवरी को लेकर के एक इशू था, थोड़ा सा इसको आपको जानना पड़ेगा, इसको थोड़ा रीडिंग करनी होगी हिस्ट्री को, उस टाइम की हिस्ट्री को, स्लेवरी के अबाउट। नॉर्थ स्टेट्स स्टिल स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहती थी, और साउथ स्टेट्स जो हैं वो इसको कंटिन्यू करना चाहती थी। तो ये जो फैमिलीज हैं, ये हार्लम के जो रहने वाले लोग हैं, न्यूयॉर्क में जो जगह है ना हार्लम, ये सारे साउथ स्टेट से माइग्रेटेड हैं और यहाँ पे अब रह रहे हैं, और इन्हीं में जो और वायलेट भी है। थोड़ा सा हम एनालिसिस की तरफ अभी हम जाते हैं। ये अभी जो हमने पढ़ा है बस इंसिडेंट पढ़े हैं, साथ थोड़ा एनालिसिस था, लेकिन थोड़ा और डिटेल से हो जाएगा। द ओपनिंग वर्ड ऑफ द नॉवल इज सेथ। दिस इज स्लैंग वर्ड। सेथ मीन ओ ने, जैसे हम कहते हैं ओए, वो देखें, ये देखें, या इस तरह की कोई बात, जस्ट एक एक्सप्रेशन है। इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू द colloquial narrative voice that will recount the whole story, which tells the tale of the violet and the Joe as though confiding in a friend। जैसे कि कोई दोस्त को स्टोरी बना, राज की बात बताता है ना बड़े आराम से, यार वो देखो ये फीम जो जा रही है, मैं इसको जानता हूँ, इसके हस्बैंड को भी जानती हूँ, सॉरी, कि ये क्या किया इसने वहाँ पे। तो इस तरह करके वाकयात नरेट होते हैं। अवर नरेटर स्पीक्स कैजुअली एंड यूज idiomatic expressions and slang phrases। स्लैंग होती हैं जो बिल्कुल लोकल कल्चरल फ्रेजेस होती हैं, जिनके यूनिवर्सल कोई मीनिंग नहीं होते। एक पार्टिकुलर जो वर्ड्स एक मोहल्ले में, एक एरिया में, एक सिटी में मकबूल हो जाते हैं, खास कम्युनिटी में, उसके अलग मीनिंग होते हैं। देयर बाय सजेस्टिंग एन एटमोस्फेयर वेयर स्टोरीज एंड अर्बन लोड आर स्वाप्ड फ्रीक्वेंटली। The very first paragraph tells the story of the Joe and the Violet in abbreviated form। जैसे अभी मैंने पहला पैराग्राफ आपको पढ़ा भी था, इतनी तेजी से इतने सारे वाकयात abbreviated form में, the whole of the story, the background is almost given। The rest of the novel will go on to flesh out the tale and lead the reader backward and the forward in the time। अब इसमें हम कभी पीछे जाएंगे, कभी आगे आएंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन द टाइम एंड इन एंड आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द की प्लेयर्स। जो की स्टोरी के नरेशन है वो समटाइम आउटसाइड चली जाएगी, समटाइम इनसाइड द माइंड, समटाइम एट द प्रेजेंट टाइम, समटाइम गो इनटू द पास्ट, पास्ट प्रेजेंट, इनसाइड आउट। ये रेपिटेशन, ये मूवमेंट है, और ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली जैज म्यूजिक को। बिल्कुल जैज म्यूजिक की जैसे बीट्स है ना, उन्हीं बीट्स पे ऊपर स्ट्रक्चर रखा गया है। सो आपको ये जानना होगा कि जैज म्यूजिक क्या है और इसकी क्या बीट्स हैं। द नरेटर असर्शन आई नो दैट वुमन, नरेटर आपको पता है स्टार्ट में क्या, आई नो दैट वुमन एंड लेटर नो हर हस्बैंड टू, is significant because it demonstrates that the narrative voice that hovers over the plot is a part of this community and has witnessed many of the events. Further, it is apparent from the connection between the narrator and the violet that the story is immediate and contemporary for the reader. Images of the birds, flight, and hunting crowd the first few paragraphs of the book. When Violet runs back home from Dorcas Church, her traces are covered up in snow, and the hunt to comprehend her personality and identity begins when the narrator's quest to understand what has happened to this couple। इसमें जो है इमेजेस ऑफ द बर्ड्स और फ्लाइट और हंटिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। स्पेशली जो टाइटल के ऊपर आपको बर्ड केज नजर आता है, वैसे ओपन डोर एंड देयर इज नो बर्ड इन इट, क्योंकि जब वायलेट क्या करती है, उस डॉर्कस की डेड बॉडी की जो उसके फेस है उसको स्लैश कर देती है चाकू से, तो उसको फिर चाय से निकाला जाता है। तो वो स्नो में चलती हुई आती है, जनवरी आपको पता है वहाँ स्नोफॉल है, और घर आकर क्या करती है कि जो उसके फेवरेट बर्ड्स हैं, इवन एक वो बर्ड है जो उसे रिप्लाई में आई लव यू कहता है, वो अपने फेवरेट बर्ड्स के पे केजेस को खोलती है और उनको उड़ा देती है।
An in-depth description of the city follows on the heels of the description of the violence suggests that New York City itself is central character in the plot. और अगर आप डिटेल में अभी पेजेस यकीनन पढ़ेंगे तो साथ साथ सिटी की बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, हार्लम की, सिटी की, न्यूयॉर्क की, स्पेशली जो हार्लम प्लेस है, जो ब्लैक कम्युनिटी का एरिया है। तो आपको हार्लम रेनेसां भी देखना होगा, क्योंकि जैज म्यूजिक का ताल्लुक ब्लूज जैज म्यूजिक और हार्लम रेनेसां और ब्लैक की माइग्रेशन अर्ली 20th सेंचुरी में और इससे थोड़े कुछ साल पहले शुरू हो चुकी थी। और जो एबॉलिशिंग ऑफ स्लेवरी है वो कब हुई, वो कब एक्ट आया, और नॉर्थ और साउथ स्टेट्स में क्या तनाज़ा था, और सिविल वार अमेरिका की इसी स्लेवरी के मौजू पे ही बनी थी। इनका फिर न्यूयॉर्क आना और न्यूयॉर्क की डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके अंदर मौजूद है डिटेल के साथ, हार्लम की स्पेशली। A locus of the intense love and the violence, the city is described with ominous depiction of the light cutting through the buildings like razors. ये एक जगह पे डिस्क्रिप्शन है कि लाइट, सूरज जब निकलता है तो कैसे बिल्डिंग के दरमियान से कटिंग लाइक एन रेजर। फर्दर नरेटर्स लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द पल्स ऑफ द हार्लम रेनेसां। ये जो हार्लम रेनेसां है, मस्ट go to search for that and try to understand what it means in the Renaissance. Harlem Renaissance क्या है? With its jazz music का क्या ताल्लुक है? Dancing and the poetic innovation. A feeling of the optimism pervades the narrator's description of the city's black community. जो हार्लम में लोग रहते हैं, ये black community है. But there is also feeling of imminent danger and the need to heed patterns and the designs. The narrator evades any sense of who and what she is by saying, "No one knows all there is to know about me." And the mystery of the narrator is never explicitly resolved in the novel. हमें नहीं पता चलता कि narrator कौन है basically, उसकी अपनी क्या हैसियत है. It seems that this is the part of the community and the whole Renaissance, Harlem Renaissance time, and Harlem is projected there as a voice maybe. The narrator seems to be female because of the way she speaks and because of the special concern that she has for the women in the narrative. लेकिन ये हमें पता है कि वो फीमेल हैं और फीमेल की एक omniscient एक वॉइस हमें, वो अंदर की दुनिया में भी जानती है, बाहर की दुनिया में। जैसे बिल्कुल ऑथर ने शुरू में कुछ लाइनें दे दी हैं ना, थंडर द परफेक्ट माइंड की तरह, बिल्कुल वो भी एक फीमेल वॉइस है। She dwells in the beauty parlor and overhears the gossip or sits in with the neighborhood women's organization that are deciding on Violet's reputation. वो हमें हर जगह नजर आती है, ब्यूटी पार्लर में भी ओवरहियर करती है, गॉसिप्स अबाउट नेबरहुड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। फिर तो हर जगह पे हमें ऐसा लगता है कि वो एक omniscient वॉइस है। Privy to all of this and yet a step removed, the narrator also knows what happens in the privacy of the Violet and Joe's apartment in the months following the funeral scandal. और उनके अपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, ऐसे लगता है कि नरेटर देख रही है कि रात को वो कैसे उठ उठ के उस फोटो को देखते रहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही, दोनों ही ऑब्सेस्ड हो गए हैं अब डॉर्कस के कैरेक्टर को लेके। She slips through the time and takes us back to the earlier episode in which Violet displayed her sadness and acted out crazily. The fluidity of the narrator's speech is reminiscent of the jazz tune, ठीक है, that evolves with improvisation and adheres to no set rules. So jazz is characterized by the improvisation and no set rules. This is kind of the music जो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया उसका स्ट्रक्चर। तो ये दिस इज द टुडेज लेक्चर एंड असाइनमेंट नोट कर लें। असाइनमेंट 1 on jazz. What is Harlem Renaissance and describe the relation of the jazz to this movement. लेकिन एक बात याद रखनी, विद रेफरेंस टू दिस नॉवल याद रखना। With reference
jazz by Toni Morrison. Okay. सो ये फर्स्ट असाइनमेंट है ऑन जैज नॉवल के ऊपर। तो इसके साथ ही जो है इसको नोट कर लें। इसका मैं फॉन्ट साइज कहते हैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पहला जैज है ना, ये जैज एज ए म्यूजिक है और ये जैज नॉवल है और ये हार्लम रेनेसा। तो तीन बातें समझनी आपने, जैज म्यूजिक, हार्लम रेनेसा, जैज म्यूजिक एंड जैज नॉवल, और इन तीनों का ताल्लुक बस एक आप क्रिएट करेंगे